फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियाणी की, साथ में उस डील की जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में हुई थी और उसमें बाधा बनी Amazon.com। तो ये मामला सब चला गया है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर। अब वहाँ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर के मन में खुशी की लहर दौड़ सकती है और एक राहत भरी बहुत बड़ी खबर है। साथ में किशोर बियाणी ने एक नया प्लान बी भी बनाया है उनके भविष्य को लेकर। उसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि वो प्लान बी क्या है। लेकिन ये सारी अपडेट से पहले एक बार आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील हुई है, जिसमें रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक का कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके बदले में फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए मिलने हैं। लेकिन उसके बीच में एक बड़ा अड़ंगा अड़ा दिया है Amazon.com ने, क्योंकि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें फ्यूचर कूपन के जो है 49% की स्टेक अमेजॉन ने खरीदी थी, जिसके बदले में उन्हें 5% की हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल ग्रुप में मिल गई थी। तो उसकी वजह से अमेजॉन ने ये अड़ंगा लगा दिया कि भाई ये जो डील की गई है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, इसमें हमारी परमिशन नहीं ली गई, जबकि हम भी इसके पार्टनर हैं, हमारी भी हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में है। तो बिना हमारे पूछे ये डील कैसे कर ली, और ये डील बिल्कुल हमारे करार का उल्लंघन है जो हमारे बीच दोनों के बीच में हुआ था। Amazon.com ने आदित्य बिरला ग्रुप की मोर चैन को खरीद लिया था। इस तरह से वो भी रिटेल बिजनेस में है। तो दोनों कंपटीटर है, रिलायंस रिटेल और Amazon.com। रिलायंस रिटेल वेंचर का एक छत्र राज पूरे रिटेल सेक्टर पे छा जाए, इसलिए वो इस डील को रद्द करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में मामला लेकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें सुनवाई इसकी की जाए। तो जैसे हमें पता था पहले कि ये सुनवाई में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि सुनवाई लगभग नवंबर में शुरू होगी और सूत्र कह रहे थे कि ये कम से कम 8 से 9 महीने तक सुनवाई में समय लग जाएगा। परंतु फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में रिक्वेस्ट की गई थी कि यह केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इसकी ये डील अभी फाइनल भी हो चुकी है और इसमें समय नहीं है, सारे परमिशन भी लिए जा चुके हैं, लगभग आधे परमिशन हो चुके हैं इसके। तो आपको इसको सुनवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो इन्होंने, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई के लिए उस केस को ले लिया और उन्होंने इसकी सुनवाई शुरू भी कर दी। तो 16 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई और जिसकी सुनवाई की VK राजा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, और ये सुनवाई करीब 5 घंटे तक चली है, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर चुके गोपाल सुब्रमण्यम ने अमेजॉन की तरफ से पक्ष रखा था और फ्यूचर कूपन की तरफ से सिंगापुर के ही देविंदर सिंह पेश हुए थे और हरीश साल्वे ने फ्यूचर रिटेल की तरफ से पक्ष रखा था। तो सबकी जो भी जीरत थी, उन्होंने 5-6 घंटे की सुनवाई हुई है। फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर का कारोबार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आज की तारीख में फ्रेंड्स 93% बिजनेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस ओनली 7% है, और 7% में भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां जिनका हिस्सा है। तो अमेजॉन की नज़र उस 93 बिजनेस पर है जो ऑफलाइन है। वो चाहता है कि वहाँ पे उसका बहुत बड़ा फैलाव हो जाए, इसीलिए वो ये सब मामले को तुल देकर उसको मामले को कैंसिल करवाना चाहते हैं। अमेजॉन एक विदेशी कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, तो वो डायरेक्टली अपने जो भी यहाँ के हिंदुस्तानी नियम के हिसाब से यहाँ से कोई भी कंपनी वो खरीद नहीं सकता है या कंपनी खड़ी नहीं कर सकता है। तो वो छोटा सा एक हिस्सा ले सकता है, किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर छोटा सा अपना हिस्सा ले रहा है। इसी के तहत उन्होंने फ्यूचर ग्रुप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसके साथ में उन्होंने शॉपर स्टॉप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसकी मंशा ये है कि आने वाले वक्त में जब हिंदुस्तान में FDI को लेकर कोई नियम चेंज हो जाए तो वो बहुत बड़े हिस्से पे तुरंत काबिज हो जाए, और उनका जो प्लानिंग है वो है कि हिंदुस्तान के बड़े रिटेल सेक्टर में अपना कब्जा करना है, और इसी के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये सुनवाई हुई है उससे ऐसी बातें निकल के आ रही है कि इसमें जो भी है फैसला बहुत जल्दी आ सकता है, यानी 7 से 8 दिन के अंदर, यानी 10 दिन आप मैक्सिमम समझो इसका फैसला आ सकता है। तो इसकी वजह से जो पीछे जो बात निकल के आ रही थी कि ये डील रद्द हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये डील रद्द नहीं होगी
और इसी का न्यूज़ का इफेक्ट कल पड़ चुका था। इसकी वजह से शेयरों में भी जो गिरावट थी वो थम गई थी। बहुत सारे शेयरों में थोड़े हरे निशान पे भी बंद हो गए थे। तो अब शेयरों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ से गिरावट रुकेगी, क्योंकि अब होप जग चुकी है कि ये जल्दी से जल्दी फैसला पूरा आ जाएगा और ये मामला सब शांत हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी है 8-10 दिन में फाइनल हो जाएगा। और वैसे भी जो मामला दिख रहा है उसमें अमेजन ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, वो कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि जो कंपनी के जो मेन मालिक है उन्होंने डिसीजन लिया है अपनी एसेट को बेचने का। तो उसमें उल्लंघन जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कंपनी नहीं बेची, सिर्फ उसका एसेट बेचा है। और दूसरी बात, जब उनके ऊपर इतना कर्जा है और उसकी वजह से उन्हें दिवालिया घोषित होना पड़ सकता था, तो उन्होंने जो फैसला लिया है कंपनी के हितों के लिए और कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों के भविष्य के लिए लिया है। तो इसकी वजह से मानवता की दृष्टि से भी फेवर में उनके फैसला आएगा किशोर बियाणी के। और जो भी है उसका इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हो सकता है उसको ब्याज के साथ उस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न दे दिया जाए। तो वो फैसला लगभग, तो जो भी फैसला आएगा फ्रेंड्स वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ही आएगा, अमेजॉन के फेवर में नहीं जाएगा, जिस तरह से ये वातावरण दिख रहा है। और दूसरा अभी फ्रेंड्स आगे जो भी बात निकल के आ रही है, किशोर बियाणी क्या करेंगे एक बार ये फाइनल हो जाने के बाद, फैसला आने के बाद किशोर बियाणी का आगे का स्टेप क्या है। तो जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, किशोर बियाणी रिटेल ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो करार हुआ है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में, उसमें ऐसा है कि 15 साल तक किशोर बियाणी रिटेल सेक्टर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, किशोर बियाणी फिर से रिटेल सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपने भतीजे के थ्रू, राकेश बियाणी उनका जो भतीजा है उनके थ्रू वो फिर से रिटेल सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, लेकिन रिटेल सेक्टर में वो जाएंगे, क्योंकि उनका अनुभव है इतने साल का, 15 साल का लगभग अनुभव है, वो उसको व्यर्थ जाने नहीं देंगे। मुकेश अंबानी के साथ में डील के वजह से वो तो उनके रिटेल बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अपने भतीजे के थ्रू वो फिर से उस बिजनेस में, रिटेल के बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि उनके भतीजे के पास एथनिक वेयर स्टोर के नाम से ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा है। तो उसी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और फिर से रिटेल सेक्टर में आ सकते हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। कुछ अनलीगल भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस उनके भतीजे का है और उसको वो गाइडेंस अगर करते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो करार हुआ है उस करार में किशोर बियाणी उनके परिवार और उनके बच्चों के तक ही है, जो बॉन्ड हो चुके हैं उस करार के साथ में कि वो रिटेल सेक्टर में नहीं आ सकते। लेकिन उनका भतीजा अलग है, तो वो बिजनेस कर सकता है और भतीजे को गाइडेंस दे सकते हैं किशोर बियाणी। तो इस तरह से किशोर बियाणी रिटेल सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आई होप आगे जाके कुछ बढ़िया हो, अच्छा ही हो, लेकिन फिलहाल एक राहत भरी खबर यह है कि यह मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा और हमारे आम इन्वेस्टर के हितों की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर डील फाइनल हो जाएगी तो इसका फैसला भी हो जाएगा और जो ये गिरावट है ये थम जाएगी। जो लोगों की इन्वेस्टमेंट आधे से भी कम हो चुकी है कि उसमें एक रुकावट आ जाएगी, वो गिरना बंद हो जाएगी। जो भी गिरावट हुई है अब वो रुकेगी, क्योंकि कम से कम एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से इस शेयर में अब गिरावट थमेगी और धीरे धीरे ये शेयर वापस अपर सर्किट की तरफ चले जाएंगे और इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसी हम आशा करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।